नमस्कार मित्रों, नारायण हरी। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आज एक बार फिर लेकर के प्रस्तुत हूँ एक नया रोचक विषय और बहुत ही जानकारी भरा एक नया आज का जो विषय है कुंडली में, कुंडली देखने और सीखने के क्रम में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना विलंब किए हुए, बिना किसी बड़ी भूमिका के और बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो आइए चलते हैं। और कुंडली का जो आज विशेष विषय है कि कौन सा भाव और कौन सी राशि, कौन सा ग्रह आपको धनार्जन कराता है, कहाँ से आपके आय के स्रोत, कहाँ से आप किस को देख करके आप ये समझ पाएंगे कि आप व्यवसाय करेंगे कि आप नौकरी करेंगी, किस विधा से आपका धनार्जन होगा और जीवन में आप किस तरह से आप अपने उस धन को बचा पाएंगे, संग्रह कर पाएंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उन सब के विषय में चर्चा करेंगे आज आपके इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप चैनल को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी आगे प्रमोट करता है। तो आप सबसे निवेदन। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज कुंडली के सीखने के क्रम में आज एक नया रोचक विषय। तो सबसे पहले जो विषय है वह है कि किस भाव से, कहाँ से और कैसे आज आपको धनार्जन होगा आपकी कुंडली के माध्यम से, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि चूँकि मैं चर्चा करता हूँ आज, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लगभग मुझे जहाँ तक यह स्मरण है कि आपको अब तक 12 राशियों के नाम और उनके राशि स्वामियों के भी नाम याद हो गए होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप चाहते हैं कि आप अपना कोई कुंडली बनवाना चाहते हैं अथवा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007462076। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह तो जान लें कि जो आपकी कुंडली का 11वां भाव है, 11वां भाव, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे 11वें भाव की। 11वां भाव जो आपका है, 11 भाव को कहते हैं एकादश। यह जो आपका एकादश भाव है यह बड़ी ही आपकी कुंडली में इम्पोर्टेंस रखता है। अगर एकादश भाव आपका बहुत ही अच्छी स्थिति में है और ना भी हो, यदि यहाँ कोई ग्रह उच्च राशि का हो, नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो या डिग्री वाइज कमज़ोर हो, किसी भी स्थिति में हो, तो ऐसा कहते हैं कुंडली विशेषज्ञ, ऐसा मानते हैं कि वह कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक परिणाम ही देगा, चाहे वह मारक हो अथवा कारक हो। किसी भी स्थिति में अगर वहाँ पर या इस ग्रह का स्वामी कहीं पर भी आपकी कुंडली में है या इस ग्रह में, इस घर में जो भी, इस भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो आपको सकारात्मक परिणाम देता है। साथ ही आप ऐसे यह जानते होंगे कि यह सिर्फ धन का ही कारक है, लेकिन यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों का प्रोडिक्शन करते हैं। आप अपने जीवन में जो एक जीवन है, जो एक भौतिकता का जीवन है, यहाँ से वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, वो प्राप्त होती हैं। और जिस जातक की कुंडली में ऐसे भाव बनते हैं, इस तरह की स्थिति बनती है कुंडली में एकादश में अच्छे ग्रहों की, तो उसका जीवन ये जान लीजिए कि जहाँ ये कह लेते हैं कि धन ही उसके जीवन का एक उसकी पहचान बन जाता है। इस घर को एकादश भाव कहते हैं। दूसरी चीज़, इसे आय भाव भी कहा जाता है। कुंडली में मैंने पीछे इस विषय पर चर्चा की होगी और आज मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोचक और बहुत ही जानकारी भरा बनने वाला है। तो बिल्कुल इस पर लगे रहें, कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें, क्योंकि जब चीज़ें नोट होती हैं तो वो आपको बाद में क्लियर करने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि इस घर का स्वामी
मान के चलिए कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है, अगर मेष नहीं है किसी भी लग्न की कुंडली है, मान के चलिए कि कर्क लग्न की कुंडली, यहाँ 4 नंबर संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने काल्पनिक कुंडली मेष के लिए है। मान के चलिए कि अब यहाँ पे 2 नंबर संख्या लिखी है, तो 2 का स्वामी कौन होता है? दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि है, पहली राशि होती है, देखिए यहाँ पे पहली राशि होती है मेष और दूसरी कौन सी है? वृष। मिथुन ये तीसरी राशि, चौथी राशि कर्क और कर्क का स्वामी चंद्रदेव। अब दूसरे के स्वामी चंद्रदेव आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और इस 11वें घर से कितने स्थान पर बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, कितने स्थान में बैठे हैं, ये अगर ये चीज़ आप प्रिडिक्ट करते हैं, इसका प्रिडिक्शन करते हैं और इसका अध्ययन बिल्कुल बहुत बारीकी से करते हैं, तो आप जब भी किसी जातक का फलादेश करेंगे तो आपको कुंडली समझाने में बहुत ही आनंद स्वयं को भी आएगा और जो जातक जिसको आप कुंडली बता रहे हैं वह भी कुंडली आपकी बहुत ही सरल ढंग से समझ पाएंगे। तो फिलहाल मैं एक कुंडली, ये मेष लग्न की कुंडली मैंने एक काल्पनिक कुंडली ली है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 संख्या यहाँ पे लिखी, 11वीं राशि आपकी यहाँ पर है। 11वीं राशि। एक चीज़ और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो आप पीछे जब स्क्रॉलिंग करेंगे तो पीछे जा कर के जो वीडियो पड़े हैं कुंडली देखने के क्रम में, उसमें आप थोड़ा सा 1 2 3 4 5 जो क्रम वीडियो के हैं कुंडली सीखने के क्रम वाले, उन्हें आप ज़रूर देखें, तो इस कुंडली को समझने में आपको आसानी होगी। मैं बार बार इसी चीज़ को कहता हूँ कि कुंडली आप पीछे ज़रूर एक बार देख लें वीडियो को। तो अब यहाँ पे जो 11वीं राशि है, 11वीं राशि क्या है? अगर 11वीं राशि की बात करें तो है कौन सी? कुंभ। और कुंभ राशि का स्वामी 11वीं राशि कौन सी हो गई? 11वीं राशि हो गई, अगर बात करें 5 6 7 8 9 10 11 हो गई, कौन सी? कुंभ। और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो हैं कौन? शनिदेव। अब इसी तरह से अगर मान के चलिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो तो कर्क, 5 नंबर है तो सिंह। जो भी राशि हैं उनका स्वामी, और आपको देखना क्या है कुंडली में जो सबसे विशेष और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस 11वें घर का स्वामी, इस 11वें घर का स्वामी आपके कुंडली के किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है। आपको देखना है कि इस 11वें घर का स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कहाँ बैठा है, ये बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से उसकी दृष्टि क्या है, ये सारी चीज़ें हम जब गणना करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। तो अब आइए देखते हैं, अब इनका स्वामी हो गया कौन? शनि। 11वें का स्वामी हो गए शनिदेव। अब शनिदेव कहाँ बैठे हैं कुंडली में, आपको मैं एक क्रमवार से इस पर चर्चा करूँगा और बिल्कुल अब सावधानी से आप बैठ जाएं। मान लीजिए आपके 11वें भाव के स्वामी शनिदेव बैठ गए कहाँ? लग्न में। शनिदेव यहाँ मान लीजिए लग्न में हो या फिर यहाँ हो। शनि की ही आज चर्चा कर लेते हैं कि शनिदेव जब बैठ रहे हैं तो क्या फल देंगे। मान लीजिए शनि यहाँ हो गए, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, या यहाँ हो सकते हैं, या फिर यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ हो सकते हैं, स्वयं के घर में भी हो सकते हैं, या 12वें में बैठ सकते हैं। अब शनि आपके इस पूरी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, इसी की चर्चा हम सब करेंगे। अब शनि जो हैं 11वें घर के मालिक हो करके बैठे कहाँ हैं? लग्न में। और लग्न यदि 11वें घर से देखें तो 1 2 3, 11वें घर से तीसरा घर अर्थात कुंडली का जो तीसरा घर होता है, आप कुंडली में मैंने एक बार बहुत ही एकदम
विस्तृत ढंग से आपको मैंने समझाया भी था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 11वें घर का जो स्वामी है उसके लिए बिल्कुल चार्ट तैयार था, और शायद आपको पीछे के वीडियो में मैंने देखिए यहाँ पे पूरा ये चार्ट कंप्लीट था। तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये आय का घर है, ये 11वां घर हो गया। यहाँ पे ये 11वां घर हो गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर ये है। अब ये पहला घर है। अब यहाँ से 11वें घर से तीसरा घर किसका हो गया, और तीसरा घर क्या होता है, पराक्रम का। और 11वें घर से तीसरा घर कौन सा है, प्रथम भाव, लग्न हो गया। ये तो लग्न तो है ही, लेकिन 11वें घर से तीसरा घर क्या हो गया, पराक्रम। अब जब भी फलादेश करेंगे तो तीसरे घर इसको इस 11वें घर से 1 2 3 गिन करके इसको पराक्रम का घर भी मानेंगे, साथ ही इसे आप अपना लग्न भाव भी मानेंगे, और लग्न से पराक्रम को जोड़ करके जो उसका कंक्लूजन निकलता है उसका प्रिडिक्शन करते हैं, उसका फलादेश हम लोग करेंगे। तो चीज़ें लगभग क्लियर हैं। अभी मैं इसको फिर से रख लूँगा, अभी मैं इसे हटा करके किनारे करता हूँ। तो इस तरह से इसको समझना है। अब अगर बात कर लें यहाँ पे, तो शनि देव जो हैं अक्सर इस घर का जो स्वामी है। अब शनि यहाँ पे बैठे हैं, शनि से कोई हमको अभी नहीं चर्चा करना, अभी हम बात कर रहे हैं पराक्रम भाव और लग्न से और आय को लेकर के। अब आय का जो स्वामी है यहाँ पे 11वें घर का जो स्वामी है यहाँ बैठ गया, और शनि का एक स्वभाव होता है, शनि किसी चीज़ को धीरे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है वह अपने जीवन में बहुत पैसा कमाता है, धीरे धीरे वह उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। यदि अब यहाँ पर जातक, चूंकि यह लग्न है, लग्न मतलब वह स्वयं होता है, स्वयं मतलब उसके जीवन में, अब चूंकि आय भाव का स्वामी बैठ गया तो उसके जीवन में जो, यदि उसके लिए एक जीवन का विशेष चीज़ अगर कही जाए तो उसके लिए धन सर्वोपरि होगा, उसके लिए सब कुछ धन ही है। उसके लिए चाहे उसका विद्या धन हो, वो विद्या से, अपने विवेक से, अपने सुख दुख जो भी है उसके जीवन का सब कुछ जो है वह धन ही होगा। वह धन के लिए ही जीवन अपना जीता है ऐसा जातक, और जैसे जैसे उस जातक की उम्र बढ़ती है वह अपने जीवन में बहुत ही अधिक धन प्राप्त करता है। अब चूंकि यहाँ से इसका दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे, तो 7वें घर पे जब दृष्टि पड़ रही है तो 7वें घर की दृष्टि अर्थात व्यापार भाव, और पत्नी जीवन में जब भी उसका जो भाग्योदय होगा उसके विवाह के पश्चात होगा, या ससुराल पक्ष से हो सकता है वो बहुत ही धन के मामले में मजबूत हों, या धनाढ्य परिवार में उसका विवाह हो सकता है। वैवाहिक जीवन होने के बाद ही उसे जीवन में वृद्धि मिलती है, धनार्जन मिलता है। जातक अपने जीवन में जो भी चीज़ें वह प्राप्त करेगा वह अपने प्रारब्ध, उसका जीवन का जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध योग बल से भी वह धन को प्राप्त करता है, पैसे प्राप्त करता है। तो इसमें आपको यह चीज़ समझनी होगी कि आप जीवन में जब भी कोई आपके किसी भी प्रकार का कोई धनार्जन है तो वह धनार्जन आपके जीवन का ऐसा क्षण है कि जहाँ पर आप अपने पत्नी, ससुराल, व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होना है। अब बात कर लें यहाँ दूसरे घर की। यदि 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4। अब जो चौथा घर है, फिर से मैं आपको दिखा दूँ चौथा घर किसका है। चौथा घर है, यहाँ पर आप देख लीजिए, माता का भाव होता है विद्या, सुख का, ऐश्वर्य का, रहन सहन, मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि की चीज़ें यहाँ से प्रेडिक्ट होती हैं। सुख का घर है चौथा घर। अब यहाँ से चौथा घर आपका सुख सुविधाओं का घर हो गया, लेकिन दूसरा घर के लग्न से दूसरा घर जो है ये किसका घर है, ये हैं आपके धनेश, इनको कहते हैं धनेश। अगर ये लाभेश हैं तो ये धनेश हैं। अब धन इस घर का जो, जब इस घर की बात करते हैं ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में, जिसको कह लीजिए कि उस धनाढ्य होता है, उस जीवन का जो जिसको धन जिसके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह जातक हो जाता है। अगर आपका जातक 11वें घर का स्वामी आपके दूसरे घर में बैठा है तो आप अपने जीवन में अपनी विद्या से धन प्राप्त करते हैं। आप जो ज्वेलर्स होते हैं, आप ज्वेलर का काम कर सकते हैं अपने जीवन में।
आप अगर यहाँ पर 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा है तो आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी से भी आप प्रॉपर्टी डीलर का कार्य कर सकते हैं। साथ ही आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो सकते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में अपने कुटुंब से, अपने परिवार से सुख प्राप्त करते हैं। अपने परिवार का वह विशेष करके वह मुखिया बन जाता है। जातक के घर में यदि किसी को कोई भी कार्य करना है तो अपने परिवार में उस लोग उनसे कोई राय मशवरा करके ही कोई कार्य करेंगे। अब बात कर ले दृष्टि की, तो यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ रही है 8वें घर पे। 8वें घर का, चूंकि ये जो घर है यह है घर किसका? आयु का। खासकर यह गुप्त चीज़ों का भी घर है। अगर जातक अपने जीवन में कभी भी धन अर्जन करेगा तो चीज़ों को गुप्त रखेगा, उसका बहुत खुलासा नहीं करेगा, अपनी कमाई किसी से शेयर नहीं करेगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि इनके पास कितना धन है। हालांकि धन इनके पास बहुत होगा, लेकिन गुप्त ढंग से वो चीज़ों को रखेंगे। बहुत ही एकाकी स्वभाव के जातक होंगे ये। और दूसरी चीज़, ये उच्च कोटि के तंत्र विद्याओं के महारथी होते हैं या फिर उच्च कोटि के साइंटिस्ट होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे जातक। और अपने जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस भाव से ही पैसा कमाएंगे। उनका जो होगा वो यदि वो कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में भी उनको लाभ मिलेगा। ज्योतिष विद्या में जो बड़े पारंगत लोग होते हैं उनकी कुंडली में भी यह स्थिति बनती है, तो वह परा विद्याओं से भी धनार्जन करते हैं, गुप्त विद्याओं से धनार्जन करते हैं। अब बात कर लें यदि तीसरे घर की। 11वें घर का स्वामी यदि तीसरे घर में बैठा है तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव अर्थात विद्या का भाव बनता है और लग्न से बनता है पराक्रम। अब यहाँ पे पराक्रम और विद्या के घर को कॉम्बिनेशन बनाएंगे, विद्या भाव पराक्रम अर्थात जब, और यहाँ से 5वां घर यहाँ पे है। अब अर्थात कि पराक्रम भाव में इनका जो 11वें घर का स्वामी है, साथ ही उसका स्वभाव, तो जातक अपने जीवन में विद्या के माध्यम से जहाँ पर भी होगा, जिसको कह लीजिए कि वह अपने जीवन में हर सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। अपने परिश्रम के बल पे, अपनी विद्या के बल पे, अपनी शिक्षा के बल पे वह पराक्रम करते हुए धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। साथ ही अपने जीवन में बहुत ही अचल संपदा का मालिक होगा। यह घर आपको अचल संपदा का मालिक बनाता है। साथ ही जातक साहित्य में रुचि रखने वाला होगा। रोग कभी उसे घेर नहीं सकता। भाग्यवान होता है ऐसा जातक, लेकिन कहीं ना कहीं यदि वही ग्रह अगर कहीं स्थिति खराब है तो अच्छी चीज़ों में विपरीत फल देगा, चीज़ों को नुकसान करेगा। जैसे जैसे वह उसको जो चीज़ें लाभ में परिवर्तित होनी थी वह उन्हें नुकसान करेगा। दमा या खांसी जैसी समस्या ऐसे जातक को हो सकती है। और लेकिन वह जीवन में, जब मैं चूँकि बात आज सिर्फ धन की है, तो धन के मामले में जातक अपने जीवन में अपने पराक्रम और अपने विद्या के बल पे बहुत ही अच्छा धनार्जन करेगा, जिसकी कि जीवन में जैसे वह हो सकता है किसी न्याय विभाग में जा सकता है। राजनीति में ऐसे लोग ज़्यादातर जाते हैं। शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्रों में निपुण होते हैं। साथ ही वह जातक जो हैं खासकर साहित्य लेखक बनते हैं, लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं। जो लोग फिल्मों में गीत संगीत देते हैं, ऐसे लोग अपने इस तरह के पेशे से, लेखन कला से धनार्जन करेंगे। या फिर अगर वह शास्त्र में निपुण हैं, शास्त्र में निपुणता चूँकि यह घर बनाता है, तो वह अपने किसी भी शास्त्र के बल पर भी धनार्जन करेंगे। हो सकता है वह विशेष करके जो पुरोहित होते हैं या कथावाचक होते हैं, इस तरह के विशेषज्ञ इस घर से होंगे। अब बात कर लें अगर इनकी दृष्टि जाती है 9वें घर पर, तो 9वां घर चूँकि भाग्य का है तो और पिता का घर है, तो पिता से भी जातक को बहुत अच्छा लाभ होता है। ये पिता की संपत्ति को या पिता के व्यापार या बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। पिता की नौकरी ही
जातक करता है, जो पिता नौकरी करते होते हैं उन्हीं उसी की नौकरी इनको भी मिलती है। साथ ही यदि कभी कभी पिता की मृत्यु के बाद ऐसे जातक मृतक आश्रित भी नौकरी सरकारी महकमे में कार्य करते हैं। और साहित्य रचना जो कि विशेष है, ज्योतिष में ऐसे लोग बहुत ही निपुण होते हैं। और यदि बात करें तो ऐसे जातक यंत्र मंत्र और के बड़े उच्च कोटि के साधना करने वाले होते हैं, अच्छे साधक होते हैं। बात कर लें, 11वें घर का स्वामी चौथे घर में है। अब चौथा घर चूँकि सुख सुविधाओं का घर है, माता का घर है, और साथ ही यहाँ से यदि गिने तो 1 2 3 4 5 6 छठवां घर है। रोग ऋण और शत्रु का घर भी इसको मान ले तो जातक जब अगर यहाँ पर 11वें घर का स्वामी यहाँ बैठा है तो ऐसा जातक जीवन में जिसको कह लें लोन इत्यादि लेकर के बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, और लोन इत्यादि से लेकर के जीवन में अपने सुख सुविधाओं को, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ऐसे जातक वाहन इत्यादि के कई वाहनों के मालिक होते हैं। इनके जो अगर गाड़ी होगी तो छोटी मोटी गाड़ी नहीं होगी, इनके पास गाड़ी जो कि बहुत ही लग्जरी गाड़ी होगी। जैसे सुख सुविधाओं में भी अलग अलग अंतर हैं। जैसे कुछ लोगों के पास कहिए कि गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ियां ऐसी नहीं कि छोटी गाड़ियां 1 लाख 2 लाख वाली। ऐसे जातकों के पास यदि गाड़ी होगी तो वो कम से कम 40 लाख 50 लाख करोड़ वाली गाड़ियां होंगी। ऐसी हैसियत रखने वाले जातक होते हैं ये। साथ ही ऐसे जातक मनोवैज्ञानिक होते हैं, और ये जो कार्य करते हैं ये माता पक्ष से इनको काफ़ी लाभ होता है। साथ ही ये ऐसे जातक बैंक में कार्यरत होते हैं, लोन ऋण लेने का अथवा देने का कार्य करते हैं। जो ऋण का जो विभाग होता है ऐसे जातक ऐसे कार्यों में करते हैं। और ऐसे जातक कभी कभी ठेकेदारी में, जो बड़े बड़े ठेके होते हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ठेके होते हैं, ऐसे ठेके का काम करते हैं ऐसे जातक। और जीवन में ये अपने उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। अगर बात करें दृष्टि की तो 10वें घर पे दृष्टि जाती है, चूँकि यह भाव कर्म का घर है। और कर्म अर्थात यह पिता के जातक जो है पिता के कार्यों को, अगर यदि पिता ने कोई बिजनेस किया तो उसी बिजनेस को और भी आगे ले जाता है और उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाता है ऐसा जातक। साथ ही अगर यह जातक किसी नौकरी को करता है तो किसी उच्च पद की ही नौकरी करेगा। और यदि बात करें, यदि यह जातक राजनीति में जाता है तो यह राजनीति में भी यह उच्च पदों पर आसीन होगा। बात कर लें 11वें घर का स्वामी 5वें घर में यदि हो तो, अब यहाँ से 11वां अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7वां घर आता है। और 7वां घर अर्थात व्यापार का घर आता है। अब व्यापार को गिने और साथ ही धन को गिने, व्यापार और विद्या। जातक किताब कापियों का व्यापारी हो सकता है, बिजनेस कर सकता है। कॉपी पेन या विद्या से जुड़ी चीज़ों का हो सकता है। ये कोई लाइब्रेरियन हो सकता है अगर नौकरी करे तो, या इसके पास एक कोई पुस्तकालय का बिजनेस हो सकता है। लेखन कला में यह जातक अपना कैरियर बना सकते हैं। जो लोग फिल्में लिखते हैं, गीत लिखते हैं ऐसे जातक, या फिर जो लोग शायर होते हैं, गीतकार होते हैं। राजनीति में भी यदि ऐसे जातक अपना कैरियर बनाते हैं तो वहाँ से भी इन्हें बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे जातक नौकरी बहुत कम करेंगे, नौकरी में भी नहीं जाएंगे, और अगर जाते भी हैं तो किसी बड़े उच्च पद पर ही ये वहाँ बैठेंगे। क्योंकि अच्छा दूसरी चीज़, ये जातक ज़्यादातर की व्यापार करते हैं। ये अगर किसी सेना में जाते हैं तो उच्च पद पर ही बैठेंगे, विशेष करके। और यदि यह कोई बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस करेंगे ये पार्टनरशिप में करते हैं तो इनके लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। और अगर बात करें दृष्टि की तो यहाँ से दृष्टि जाती है सीधा 11वें घर को देखते तो स्वयं को घर को देख रहा है तो बहुत ही अच्छा बनता है धन योग। ऐसे जातक अपने जीवन में, चूँकि यह खुद भी लाभेश है, तो जो भी ये कार्य करेंगे थोड़ा सा इनको यहाँ पे ऐसी स्थिति जातक को कंजूस बनाती है। संग्रह करने में ये बड़े ही विशेष होते हैं। और ऐसे जातकों को आकस्मिक लाभ, अचानक से कहीं से पैसा इनको प्राप्त हो जाना होता है ऐसी कुंडली में। तो और खासकर ऐसे जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। शत्रुओं के नुकसान से इनको लाभ होता है ऐसे जातकों के। यदि आपके पंचम भाव में
11वें घर का स्वामी बैठा है तो शत्रुओं का हानि, आपका लाभ। अगर उनके घर में कोई भी समस्या होती है तो आपको उनकी समस्या से आपको धन लाभ मिलेगा। ऐसे जातक धन लाभ पर विशेष ध्यान रखते हैं। किसी मुकदमा, वकील मुकदमा करने वाले, अगर इनके ऊपर किसी शत्रु ने मुकदमा किया तो उस मुकदमे में भी ये, उससे भी इनको लाभ मिल जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि मीडिएटर का काम ऐसे जातक करते हैं, क्योंकि विद्या भाव और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी सूझबूझ से ये भी अपने दिमाग लगा करके, ऐसे जातक शारीरिक श्रम न करके बल्कि अपनी बुद्धि से पैसा अच्छा कमाते हैं। बात कर लें षष्ठम भाव में, यदि 11वें घर का स्वामी षष्ठम भाव में बैठा है, और षष्ठम भाव अर्थात यदि यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम, 8वां घर आय का घर है, आयु का घर है, मृत्यु का घर है, गुप्त रहस्यों का घर है। तो यदि ऐसा जातक 11वें घर का स्वामी 6वें घर में बैठा, तो चूंकि यह रोग, ऋण और शत्रु का घर है, तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं द्वारा भी लाभ प्राप्त करेंगे, रोगों पर विजय प्राप्त करते हैं। और यदि कार्य की बात करें तो ऐसे जातक जिसको कहते हैं किसी बड़े महकमे में होंगे और ऐसी पोस्ट पर होंगे जहाँ इन्हें रिश्वत इत्यादि अधिक मिलती हो। रिश्वत लेने वाले ऐसे होते हैं और वो रिश्वत से ही अच्छी पूंजी बना पाते हैं अपने जीवन पे। ये मीडिएटर का भी काम करते हैं। ऐसे जातक को अपनी पत्नी अर्थात ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मुकदमे में इन्हें कहीं न कहीं, ये चूँकि 6वां घर बहुत ही खराब, 6 8 12 का ये सूत्र मैं बार बार कहता हूँ, अगर माना जाए तो ये थोड़ा सा कहीं न कहीं आपको मुकदमे में आपकी चीज़ें, अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको मुकदमे में फंसा करके आपका धन नुकसान करता है। जो आप धन का संग्रह करते हैं, यहाँ कहीं न कहीं से वो एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से जाता है। यदि दृष्टि की बात करें तो 12वें घर में पड़ती है दृष्टि, तो 12वां घर अर्थात यह जो दृष्टि है, यदि जातक कहीं विदेश जाकर के अपना व्यापार, अपनी नौकरी करेगा या करता है तो उसे वहाँ लाभ मिलेगा। हालांकि यह स्थिति जातक को विदेश ही भेज करके रहेगी, क्योंकि दृष्टि ऐसी ही है और ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये आपको विदेश गमन बनाता है और विदेश से ही आपको पैसा कमाता है। और यहाँ पर आपको गुप्त रहस्यों से आपको लाभ करवाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर यदि जातक अपनी कुंडली में यदि देखे तो यहाँ पे कहीं न कहीं व्यय आपका अनायास कराएगा, लेकिन कहीं न कहीं आकस्मिक लाभ भी देगा। लेकिन आकस्मिक लाभ के साथ साथ आपका व्यय, जैसे कि आमदनी आपकी 1 रुपये की है और खर्च है आपके 1.25 रुपये का। बात कर लें 7वें घर की, यदि आपकी कुंडली में 11वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है, तो यदि गिने तो ये क्या, 11वें घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात बनता है भाग्य का घर, और लग्न से बनता है व्यापार और पत्नी का घर। तो यदि बात करें यहाँ पर आपके ग्रह की स्थिति होने से, तो जातक बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि का होता है। साथ ही जातक के जीवन में जो लाभ होगा विवाह के पश्चात, और हो सकता है उसे अपने ससुराल पक्ष से बड़ा ही सपोर्ट मिलेगा। आपको आपकी पत्नी से सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा। ऐसे जातक न्याय विभाग से अच्छा पैसा कमाते हैं, उच्च कोर्ट के जज बनते हैं, और ये सिविल सर्विसेज में जाने वाले ऐसे लोग होते हैं। अगर कोई नौकरी करते हैं तो बहुत उच्च पद पे होंगे। ज़्यादातर तो ऐसे जातक व्यापार ही करेंगे और व्यापार में ही अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर व्यापार करते हैं तो, और हालांकि यह भाग्य स्थान बनता है, तो यदि पिता का कोई बिजनेस व्यापार है तो उस बिजनेस व्यापार को भी ये आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जातक साहित्यकार, रचनाकार, ज्योतिष में बड़े निपुण होते हैं, प्रवीण होते हैं, कथावाचक होते हैं, अगर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनती है तो। लेकिन एक चीज़, ये चीज़ इस कुंडली को ध्यान से समझ लें कि अभी तक जो मैंने प्रेडिक्शन किया,
चूंकि 11वें घर का स्वामी है, तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जैसा का मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आपको उस तरह से आपके जीवन में नहीं घटित हो रहा है। इसको आप समझ लीजिए कि शनि यदि आपकी कुंडली का है, ये 11वें घर का स्वामी चूंकि शनि हो गया, और शनि जहाँ बैठेगा तो शनि क्या करेगा, आपके जीवन को धीमे करता है। शनि का अर्थात ये शनैश्चर है, शनि ही शनि काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, तो आपके जीवन में चीज़ों को धीमा कर देता है। आप जैसे देखते हैं कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं और अगला व्यक्ति कम मेहनत में बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन इस शनि की वजह से आपको, शनिदेव की कृपा से आपको चीज़ें थोड़ी सी विलम्ब होंगी। शनि आपको मेहनत ज़्यादा करवाते हैं और मेहनत करवाने के साथ साथ आपको अनुभव देते हैं, आपको उन चीज़ों में एकदम महारथी बना देते हैं। आपको एकदम कहते हैं ना कि रसरी आवत जात ते सिर पर होत निशान, तो शनि जो हैं आपके जीवन में ऐसे रगड़ते रगड़ते आपको इतना शार्प कर देते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप में एक धार की तरह चमक आती रहती है। तो इन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना कि मेरी जीवन में ऐसी घटना नहीं हो रही। आप बिल्कुल धैर्य के साथ अपने परिश्रम को करते रहें। चीज़ें अब देखिए, 7वें घर की बात है। अब दृष्टि यदि पड़ रही है तो लग्न पे पड़ रही है, तो लग्न क्या है, लग्न आप अपने स्वयं के हैं, तो आप अपना स्वयं, अपनी स्त्री, साथ ही आपका भाग्य। आपके जीवन में 3 चीज़ें कारक हैं, आप स्वयं, आपकी पत्नी अर्थात ससुराल पक्ष या आपकी पत्नी, तीसरा आपका भाग्य। यहाँ जातक को अपने भाग्य को भी देखना है, आप अपने स्वयं को भी ठीक करें यदि कहीं कहीं कोई कमी है तो, और अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए आपको देव उपासना जरूरी रहती है। अब बात कर लें 11वें घर का स्वामी यदि 8वें घर में बैठा हो, और 8वें घर में बैठने का अर्थात है कि यह जो घर है 6, 8, 12 के साथ बड़ा खराब घर है, और यहाँ से यदि गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10वां घर होता है कर्म का। आप किसी गुप्त कार्य को करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं, धन अर्जन करते हैं। अब गुप्त कार्य का मतलब कोई गलत कार्य से ही नहीं है, गुप्त मतलब गुप्त विद्याएं हो सकती हैं, या फिर जातक कभी कभी इस प्रवृत्ति का होता है कि वो अपने जो भी कार्य करता है वह किसी से शेयर नहीं करता, बड़ा ही एकाकी स्वभाव का होता है। क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कोई चीज़ खोज करते हैं, कोई चीज़ का नया निर्माण करते हैं, तो जैसे किसी ने खोज की मोबाइल की, तो मोबाइल जब कोई खोज कर रहा था तो वह किसी से शेयर नहीं करता। अपने कार्य को जब वह प्रगति करता है, जिसको कहते हैं नहीं कि काम शोर करके काम न करो, काम इतना करो कि उस काम के सफलता से शोर हो जाए, तो ऐसे जातक ऐसे होते हैं। ये काम तो बड़ी ही गुप्त तरीके से करेंगे, लेकिन जब इनका वो बस शोर होगा तो पूरे ऐसे बूम कर देता है जीवन में, इस तरह का धनार्जन लेकर के आता है जातक। अब बात कर लें इसकी दृष्टि की, तो इसकी दृष्टि ही पड़ रही है धनेश पर, और धनेश चूंकि इसकी दृष्टि पड़ रही है तो जीवन में आपको यह आपके विद्या के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, आपकी विद्वत्ता के द्वारा ही आपको धन प्राप्त कराता है। अगर इसका निगेटिव पॉइंट देखें तो चूंकि घर जो है खराब घर है, तो अगर ऐसे ग्रह की स्थिति खराब होती है तो यह निश्चित ही बिल्कुल विपरीत फल देते हैं। बात कर लें 9वें घर की, तो 9वां घर है किसका, 9वां घर है भाग्य का विषय है, भाग्य, साथ ही पिता का घर है। और यहाँ से यदि गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां घर, चूंकि यह बन जाता है क्या, यह बन जाता है आपका लाभेश, और लाभेश के अनुरूप ही यह फल देगा। चूंकि और ये भाग्य और पिता का घर है और लाभ का घर है, तो दोनों स्थितियां बनती हैं। और दृष्टि यदि देखें तो 7वें भाव से पराक्रम, पराक्रम, भाग्य और लाभ, अर्थात परिश्रम, साथ ही देव उपासना आपके भाग्य की, और साथ ही आपको तब लाभ प्राप्त कराता है। ये 3 चीज़ें प्रेडिक्ट करी, किसी जो भी मैंने क्रम बताया उस तरह सभी चीज़ों में देखना है, सभी जगह आपको। पराक्रम देख लिया, चूँकि दृष्टि है, खुद का जो घर है वह है भाग्य का, पिता का घर है, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है लाभ। तब जाकर के यहाँ कार्य होगा। ऐसे जातक अपने जीवन में प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, प्रॉपर्टी के द्वारा धनार्जन करते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं। ऐसे जातक कभी कभी जो वाहन का जो सुख होता है, वाहन जैसे कुछ लोग आज का व्यापार करते हैं ना कि गाड़ियाँ किराए पे देने वाला काम भी ऐसे जातक करते हैं। ऐसे जातक आभूषण बनाने वाले, जैसे जो लोग
गहने इत्यादि बनाते हैं, ऐसे जातक उससे लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही ऐसे जातक को समाज में अपने पराक्रम, अपनी मेहनत से ही इनकी पहचान होती है। समाज में जो लोग इनको जानते हैं, इनके पराक्रम, इनके साहस और इनके कौशल से ही इनकी पहचान बनती है। जातक अपने जीवन में बहुत ही धन संग्रह करता है। साथ ही ऐसे जातक अपने जीवन में भाग्य इनका साथ बहुत देता है। ये बड़े ही भाग्यशाली प्रवृत्ति के होते हैं। बात कर लें यदि 11वें घर का स्वामी 10वें घर में हो और तो यार यहाँ से गिने तो ये कौन सा घर बन जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह बन जाता है व्यय भाव। व्यय भाव, और चूंकि ये बनता कौन सा है? 12वां घर बन रहा है, तो व्यय भाव बन गया, कर्म भाव बन गया। व्यय भाव, कर्म भाव और साथ ही लाभ भाव, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि चूंकि कर्म है तो कर्म के घर में क्या है? व्यय। ये अपना कर्म जितना करेंगे कर्म से ही व्यय करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो खर्च भी नहीं करेंगे। अगर 1 रुपया कमा, जितना कमाना उतना खर्च करना। लेकिन अगर ग्रह की स्थिति अच्छी है तो संग्रह इनका जितना कमाएंगे उतना ही ये खर्च भी करेंगे और उतना ही ये बचत भी करेंगे। अर्थात इनकी कमाई जो है वो बहुत ही अपूर्व होगी। ऐसे जातक विदेश प्रवास करते हैं, विदेश में जाकर, जिसको NRI कहते हैं, NRI जो लोग होते हैं, इस तरह से जातक की कुंडली में स्थिति बनती है। साथ ही ये किसी बैंक इत्यादि या जहाँ पे पैसे का जो लेन देन है, इस तरह की स्थितियों में ये बड़े ही ऊंचे पद पे होते हैं। खासकर ये किसी, अगर यह कोई व्यापार करते हैं तो यह व्यापार भी मुद्रा से जुड़ा हुआ ही करेंगे। जैसे जो लोग शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं या फिर पैसे निवेश करने का, LIC का जो बिजनेस करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के बैंक खोल रखे हैं। इस तरह का जो खुद लोन देने का काम करते हैं, ऐसे लोग इस तरह का कार्य करते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ही मोटी रकम प्राप्त होती है। ऐसे लोग जिसको कहते हैं ना कि नेता और मंत्री विधायक जेब में रहते हैं, ऐसे लोगों की जेब में मंत्री विधायक संतरी इत्यादि रहते हैं। मतलब जैसे कि अभी अगर बात करें, अगर बड़ी बात ना करें तो जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्री है, तो ऐसे जातकों की कुंडली में इस तरह की स्थिति बनती है कि उनकी जेब में नेता मंत्री और विधायक, जो छोटी बड़ी चीज़ें, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो बड़े बिजनेसमैन के ऐसे जातक होते हैं। वो अभी उनकी अगर बात करें तो वो खर्च भी बहुत करते हैं। अब बात करें यदि 11वें घर का स्वामी खुद के घर में हो, तो अभी 11वें घर का स्वामी खुद के घर में, और यहाँ से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 बनता है क्या? ये लग्न भी बन जाता है। अब लग्न भी बन जाता है, स्वयं बन जाते हैं। और यदि दृष्टि की बात करें तो विद्या पर दृष्टि पड़ रही, विद्या, स्वयं और लाभ। आप अपने स्वयं के उत्थान से, आप जितना अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत करते हैं, अपनी विद्या, अपने कौशल के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, तब आप लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में अपने स्वयं को बहुत ही मजबूत स्थिति में बनाते हैं और स्वयं का अपना, उनका कोई खुद का अपना एक व्यापार होता है या खुद के वे एक नई राह बनाने वाले ऐसे जातक होते हैं। ये अपने जीवन में खुद दूसरों की लीक पर न चल करके अपनी स्वयं की एक राह नई तय कर देते हैं। ऐसे जातक वहाँ से धनार्जन करते हैं। जैसे न्यूटन ने बल्ब की खोज की, तो आज न्यूटन की आज की नहीं, जब तक संसार में बल्ब रहेगा तब तक वो धनार्जन करेंगे। तो ऐसे जातक होते हैं। ये जातक अपनी स्वयं की कोई चीज़ निर्माण करते हैं और उसको जीवन भर इस तरह से उनका हो जाता है कि वो जीवन भर बैठ करके खाएं तो धन कम ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसे जातकों की बहुत बड़े बंगले होते हैं, बड़ी, मतलब जीवन में अब जो भी आप अकथनीय समझें वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और यदि बात कर लें कि 11वें घर का स्वामी 12वें घर में है, और 12वां मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 दूसरा घर अर्थात कि यह आय का घर बन गया, धन का घर बन गया, धनेश बन गया, साथ ही व्ययेश बन गया,
साथ ही यदि बात करें तो प्रिडिक्शन करेंगे साथ में लाभेश का। लाभेश धनेश व्ययेश, धन का लाभ भी होगा। जातक अपने जीवन में विदेश प्रवास करेगा और विदेश में किसी एम्बेसी वगैरह में कार्यरत होता है। ऐसा जातक ये समझ लीजिए कि जैसे खुफिया एजेंसी के रॉ वगैरह के एजेंसी के बहुत बड़ी पोस्ट पर रहने वाले लोग होते हैं, गुप्त तरीके से धनार्जन करते हैं। चूँकि दृष्टि इनकी पड़ रही है यहाँ 6वें घर पे, ये रोग ऋण कर्ज पर इनका बिल्कुल कमांड होता है। ये जीवन में अपने किसी प्रकार की समस्या इन्हें नहीं होती है। ये रिस्क से पैसा कमाने वाले होते हैं। जैसे कुछ ऐसे नौकरी हैं या ऐसे ऐसे बिजनेस है जहाँ रिस्क बहुत होता है। जैसे गैस कंपनी जो बनती है वहाँ पे कितना बड़ा रिस्क है कि कहीं से भी लीकेज हो तो नुकसान कंपनी मालिक का होगा। तो ऐसे बड़े बिजनेस ये करने वाले होते हैं। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि सीबीआई या क्राइम ब्रांच की जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इनके बड़े रिस्क होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में वो क्राइम ब्रांच, एसबीआई, सीबीआई में या सीबी इत्यादि में ये जाते हैं, जो गुप्त चीज़ों पर निगरानी करने वाली ऐसी चीज़ों पर ये जाते हैं और वहाँ से धनार्जन करते हैं। या विदेश प्रवास करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों की ये लीगल एडवाइज़र होते हैं, सीए चार्टेड अकाउंटेंट ये बनते हैं और बहुत जीवन में अपने धनार्जन करते हैं। तो ये रहा आज आपकी कुंडली में किस भाव से आप किस स्थिति में और किस विधा से आप पैसे बनाते हैं अपने जीवन में, उस विषय का आज पूरा प्रेडिक्शन यहाँ पे मैंने किया। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई हो और वीडियो आपको पसंद और रोचक लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 7007462076 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको यहाँ पर ज्योतिष के माध्यम से, खगोल शास्त्र के माध्यम से आपको 100% संतुष्टि मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे निवेदन की, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।